कि आज हम 135 136 ये सारी चीजों में डेप्थ में नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ 135 के आगे के ना सेक्शंस देखेंगे कि क्या क्या सेक्शंस हैं, एंड वील ट्राई टू इमेजिन एंड ट्राई टू इम्बाइव इन आवर ब्रेन कि इसके आगे के सेक्शंस क्या हैं और क्या कहते हैं, कैसी कैसी कैटेगरीज में बटे हुए हैं। बिकॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 इज सो इम्पॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम सो कंफ्यूजिंग कि हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे तक रिटेन करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर सम चार्ट्स जिससे आई थिंक आपकी मदद होनी चाहिए इन लुकिंग एट व्हाट दिस चैप्टर लुक्स लाइक। और ये एक बार हमें याद हो गया, या एक बार कम से कम थोड़ा बहुत हमने दिमाग में रिटेन कर लिया, तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स गो। अब आप जो जो मैं सेक्शंस यहाँ पे बोल रहा हूँ और जो जो सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं उनको रीड जरूर करते रहना, मेरे साथ साथ रहना बेयर एक्ट में। विल कीप ऑन रीडिंग डिफरेंट सेक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स। चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 10 एंड इट टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अभी तक हमने बात करी कि कौन विटनेसेस हो सकते हैं, कौन कौन विटनेसेस लाई जा सकते हैं, कौन विटनेस कॉम्पिटेंट है, कितनी बात उनसे आप कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो। 135 के आगे से ना, यू आर नाउ इन द कोर्ट। अब ये इन कोर्ट जो बातचीत होनी है उसकी बात हो रही है। अभी तक तो विटनेसेस को सिर्फ बुलाने का, किसको बुला सकते हैं, कौन है नहीं है, अभी तक कोर्ट में नहीं आए थे हम। नाउ वी आर इन द कोर्ट एंड दैट मेक्स दिस चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? द मैनर ऑफ लीडिंग एविडेंस, किस किस तरह से लीड करी जाती है, किस ऑर्डर में लीड करी जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीज लीड कर सकते हो और क्या अलाउड नहीं है। सम थिंग्स आर अलाउड, some things are not allowed, some things you are prohibited from doing, some things if you do there can be an action that can be taken against you. Then चीफ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, इम्पीचिंग क्रेडिट क्या होता है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कोर्ट के अंदर बहुत ही रोजमर्रा होती है। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड। सब लोग साथ साथ हो तो मुझे वाई 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 लिखते रहो चैट पे, ओके? मेरी वॉइस कहीं टूटे तो मुझे बता देना। लेट्स गो। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि चलो अब विटनेसेस हमारे कोर्ट में आ गए, व्हाट इज गोना बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन? हम किस ऑर्डर में इन विटनेसेस को लेके आए? क्या मैं किसी को भी किसी भी टाइम ला सकता हूं? और मैं क्या किसी भी टाइम एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूं? तो कोर्ट हमें पहले चीज की आंसर देती है कि भाई हाँ, आप किसी को भी लेके आ सकते हो। किस पे डिपेंड करता है, किसकी चॉइस होती है, किसका कंट्रोल होता है? वो होता है एडवोकेट का। जैसे एडवोकेट चाहेगा वैसे अपने विटनेसेस को पेश करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले एक बंदे को लेके आओ, लड़की को लेके आओ, फिर लड़के को लेके आओ, या लड़के को लेके आओ और फिर लड़की को लेके आओ। सो हमें 135 बताता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। हु विल टेल व्हाट इज द ऑर्डर? इट्स गोना बी द एडवोकेट। कि विटनेसेस का ऑर्डर क्या है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन किस ऑर्डर में होगी, वो तो हमारा लॉ बताता है। मगर कौन विटनेस पहले आएगा और कौन बाद में आएगा वो एडवोकेट बताता है। ये उन्होंने एडवोकेट के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, 135 के साथ साथ हमें 136 पे अभी नहीं जाना है, 137 पे आएंगे। 137 सेज कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है और री एग्जामिनेशन क्या होती है, इनको डिफाइन किया गया है। सो 137 इज ओनली अ डिफाइनिंग सेक्शन। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ, चीफ एग्जामिनेशन क्या होती है? जब हम अपनी ही पार्टी को एग्जामिन करते हैं, अपनी पार्टी। फिर उसके बाद जो हमने इनको एग्जामिन किया होता है उसके ऊपर दूसरी पार्टी आती है और इनको क्रॉस करना शुरू करती है। फिर जो क्रॉस होता है उसी की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम चाहें तो री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं करते। ठीक है, नाउ 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम आ गए सेक्शन 138 पे। ऊपर क्या था? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कैसे कैसे आप प्रोड्यूस करोगे विटनेसेस को 135 में। और 138 बताता है कि एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्या ऑर्डर होता है। तो क्या होता है? सबसे पहले चीफ होती है, फिर क्रॉस होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। इतनी बात तो हम सबको पता है, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है, नो सर। ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स गो हेड। अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा
कि सर मैं किसी भी बंदे को कभी भी ले आऊं, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपके वकील की मर्जी है, कभी भी ले आओ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सर मैं किसी को भी कभी भी एग्जामिन कर दूं, किसी को भी क्रॉस एग्जामिन कर दूं, शुरू कर दूं अपने अपने बंदों को ही क्रॉस एग्जामिन करना? नहीं, आप अपने बंदों को चीफ करोगे, फिर अगला बंदा क्रॉस करेगा, फिर री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या कोई स्पेशल टाइप के विटनेसेस भी होते हैं, या मैं हर तरह के विटनेस को एग्जामिन कर सकता हूं? क्या हर बंदा ऐसा है कि मैं किसी को भी लाऊं और किसी को भी एग्जामिन करना शुरू कर दूं, या कोई ऐसा भी होता है जिसको हम एग्जामिन नहीं कर सकते? हमारे पास सेक्शन 139 है जो कहता है कि विटनेस जिसको आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है, आपको सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में पावर है ना? सर यस सर, आपने उस दिन बताया था कि अगर कोई रहता है तो लिफाफे में देगा तो कोर्ट वो प्रिज्यूम करेगा सही है कि गलत। हाँ, वो प्रिविलेज की बात थी, वो एक अलग चीज थी। वो प्रिविलेज में हम बात कर रहे थे कि कोर्ट डिसाइड करता है प्रिविलेज होगा या नहीं होगा, वो सब आप कोर्ट को एक लिफाफे में दे दो, कोर्ट देख लेगा। ठीक है। अब सेक्शन 91 सीआरपीसी में क्या होता है कि आप प्रोड्यूस करा सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट। सेक्शन 91 के साथ आप इसके साथ साथ 162 भी लिख सकते हो। 162 चेक करोगे तो वहां पे भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करिए। और इसी के साथ साथ सेक्शन 165 जो है वो भी कोर्ट को पावर देता है, कोर्ट को वाइड पावर्स देता है कि आप किसी को भी कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हो। अब अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को यूज करके कोर्ट ने किसी विटनेस को, याद रखना ये विटनेस है, इट इज नॉट अ पार्टी बट अ विटनेस, अगर एक विटनेस को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला है कि आपकी दुकान में अकाउंट्स पड़े हैं वो लेके आओ, आपके पास इसके लव लेटर्स पड़े हैं वो लेके आओ, आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट पड़ा है वो लेके आओ, ठीक है, अगर ऐसे बंदे को बुलाया है और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, इट डज नॉट मीन दैट यू कैन क्रॉस एग्जामिन द पर्सन। क्योंकि क्या है ना, आप शायद ये बोल सकते हो कोर्ट में खड़े होगे कि सर देखो ये एक तरह का विटनेस ही है, और इस विटनेस ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो तो दीज आर स्टेटमेंट्स, एंड इसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे पास तो राइट है कि हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन करना एडवर्स पार्टी का राइट होता है। इट इज द बेस्ट टूल, बेस्ट वेपन फॉर द एडवर्स पार्टी। इसके अलावा करते ही क्या है हम कोर्ट में, हमें क्रॉस एग्जामिनेशन में तो सब कुछ खेलना होता है। ठीक है। तो ये 139 क्लियर कर देता है कि आपने जब किसी को बुलाया होगा ना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तब क्रॉस एग्जामिन करोगे। अगर आपने किसी को सिर्फ प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है एंड द पर्सन इज नॉट रेडी टू फेस अ क्रॉस एग्जामिनेशन, देन यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन द पर्सन, देन यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन अ पर्सन। ओके, ये चीजें लिंक करके रखना, ये बड़ी बड़ी ध्यान से बनाई हुई चीजें हैं। ये सारी अगर एक साथ आपको पता होगा कि मुझे 135, उसके बाद 136 छोड़ देना है, 137 138 पढ़ना है, देन आई विल कम टू अनदर सेट विच विल बी 139 140 एंड 154। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में एक साथ रहेंगी तो यू विल बी एबल टू मैन्यूवर थ्रू द एविडेंस एक्ट वेरी इजीली। सो इसको बहुत ध्यान से देखते रहना और ध्यान से इमेजिन करते रहना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। नाउ अनदर स्पेशल काइंड ऑफ विटनेस इज विटनेस टू कैरेक्टर। ऊपर हमने देखा बंदा जिसको आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है उसको आप क्रॉस एग्जामिन नहीं करोगे। इस पे रोमा मैम ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था दैट वन ऑफ हिज एडवर्स पार्टीज who did not actually know that he could not cross examine the person, he called this person the producing some person from Roma ma'am's team, माने उनका क्लाइंट, उनके क्लाइंट को अगली पार्टी ने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया। ठीक है, या कोर्ट ने बुलाया, और वो जब डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने आया, द अदर पर्सन एक्चुअली स्टार्टेड एग्जामिनिंग हिम, द अदर पार्टी, एंड रोमा मैम ने उसको रोका नहीं, डिड नॉट स्टॉप हिम। व्हाई डिड शी नॉट स्टॉप हिम? बिकॉज भाई 139 कहता है कि आप इस बंदे को एग्जामिन तो कर ही नहीं सकते, क्रॉस एग्जामिन कर नहीं सकते, और अगर आपने एग्जामिन किया है तो ये स्टेटमेंट यूज करी भी नहीं जाएगी जो भी वो बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो अब जो इसने बोला वो दूसरी पार्टी यूज तो कर नहीं सकती, और दूसरी पार्टी ने जो क्वेश्चंस बोले हैं उसकी वजह से उनका डिफेंस आउट हो गया। नाउ दे हैव डिस्क्लोज देयर डिफेंस, सो शी डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग इट, and then later he realized that he has made a mistake and he has examined someone who was not to be examined by the virtue of section 139 of evidence act. So very very important to know कि हमें एक बंदा जिसको सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स को, उसको एग्जामिन नहीं करना है, हम कर ही नहीं सकते, उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, लेट्स गो अहेड।
Next question, evidence to character. Now there are some people who would come, who would be called to the court only to depose about someone's character. माने आई हैव कॉल्ड, मैं एक पार्टी का एडवोकेट हूं, दूसरा बंदा एक पार्टी का एडवोकेट है, इस एडवोकेट ने, द बी एडवोकेट हैज कॉल्ड समवन टू द कोर्ट, एंड दिस पर्सन सी is giving some statements about my witnesses or my parties and about their characters, कि ये लोग तो भाई लौंडे लफाड़े हैं, इधर उधर घूमते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और दे आर इनटू ड्रग्स एंड ऑल दिस, ये सारी चीजें, मे बी दे आर रेलिवेंट, मे बी दे आर नॉट रेलिवेंट, ठीक है. सो इफ दिस पर्सन इज deposing about the character of any party or other witnesses, in that case a question arises कि क्या एक बंदा जो कैरेक्टर के ऊपर बात करने आया है, हम उसे क्रॉस कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बड़ी सारी ऐसी जगहें हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां पे इट इज नॉट अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन अ पर्सन ऑन द कैरेक्टर. जैसे सेक्शन 148 हो गया, जैसे सेक्शन 146 हो गया, 153 हो गया, 155 में एक अमेंडमेंट है. इन सारे सेक्शंस में कहीं ना कहीं पे एक सेफगार्ड दिया गया है कुछ केसेस में, कि जब केसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह का होता है, रेप का होता है, या नॉर्मली भी कैरेक्टर को इम्पीच करने का होता है, तो आपको उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने दिया जाता. यू कैन नॉट ब्रिंग एविडेंस टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू कॉन्ट्राडिक्ट वॉट एवर इज बीइंग सेड. ये 153 में लिखा है, यू कैन चेक, ठीक है. उसी तरह से 148 में भी कहीं पे लिखा है कि आप जब एक कैरेक्टर का विटनेस का कैरेक्टर असॉल्ट कर रहे हो, देन आप प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह में नहीं जाओगे. ऐसी ही कोई चीज 53A में भी लिखी है, सेक्शन 53A, जहां पे वो बताता है कि कब कैरेक्टर रेलेवेंट होता है. तो इतने सारे सेफगार्ड्स हैं. तो ये क्वेश्चन बनता है कि सर अगर कोई कैरेक्टर के ऊपर स्टेटमेंट्स देने के लिए आता है, तो क्या हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर पाएंगे? क्योंकि आपने ऊपर तो हमें इस बंदे को तो एग्जामिन करने से मना कर दिया कि जो प्रोड्यूस करने आया डॉक्यूमेंट उसको हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाएंगे. मगर 140 कहता है कि हाँ, विटनेस टू कैरेक्टर कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड. यू कैन क्रॉस एग्जामिन द पर्सन, यू कैन आस्क द पर्सन. आपको कैसे पता भाई कि ये इधर उधर घूमते हैं और दंगा करते हैं, आप कहाँ पे थे, कैसे देखा आपने, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है. इसी के साथ जो लिंक सेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, ध्यान से देखना बहुत. 52 से लेके 55, 52 से लेके 55 हमारे पहले चैप्टर का, पहले पार्ट का, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एविडेंस एक्ट का, उसका लास्ट सब चैप्टर है, जिसके अंदर वो बताता है कि कब कब डैमेजेस के लिए कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, कब कब क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, कब सिविल केस में कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, कब सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह के या रेप के केसेस में या और ऐसे केसेस में कब रेलेवेंट होगा, ठीक है. 52 टू 55 वो बताता है. 146 क्या बताता है हमें, व्हाट आर द क्वेश्चंस लॉफुल इन एग्जामिनेशन, सम क्वेश्चंस व्हिच आर लॉफुल इन एग्जामिनेशन. एंड उसी के अंदर हमारा तीसरा पार्ट है जहां पे यू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ द पर्सन बाय इंजरिंग कैरेक्टर, इम्पीचिंग क्रेडिट बाय इंजरिंग द कैरेक्टर, करेक्ट. वहां पे भी कैरेक्टर की बात होती है. फिर 148 हमें क्या बताता है कि कोर्ट बताएगी कौन सी चीज एक प्रॉपर क्वेश्चन है और कौन सा इम्प्रॉपर है. एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर बिकॉज दे आर वेरी इररेलेवेंट. मतलब केस चल रहा है इस बारे में कि इसने इसका मर्डर किया था या नहीं किया था, ए ने बी का मर्डर किया था या नहीं किया था, और बी जो है वो से सपोज एक लड़की है, और आप उससे क्वेश्चंस पूछने लग जाओ कि आप हफ्ते में कितनी बार यू शेयर योर बेड विद योर पार्टनर, हाउ मेनी पार्टनर्स डू यू शेयर योर बेड विद, have you been into prostitution or something like that. So you start asking these questions, they become improper questions under 148, and the court can stop you unless and until they are relevant to the matter, unless and until बात ही इस चीज पे चल रही है कि this lady was indulging into pimping or not, or the lady has leveled false charges ऑफ रेप ऑन समवन. अगर ऐसी कोई बात चल रही है तो प्रॉपर है, तो रेलेवेंट है. मगर अगर जबरदस्ती की चीजों में ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो इम्प्रॉपर हो जाते हैं और आप इस तरह से किसी का कैरेक्टर असॉल्ट नहीं कर सकते. अगेन 148 कैन बी रिलेटेड. 153 क्या बोलता है
कि whenever there is someone that you have called to the court, और उस बंदे से आप क्वेश्चंस पूछते हो ऑन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन पूछते हो, और वो कहता है कि नहीं सर, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल साफ है, मैंने कभी कोई धोखाधड़ी नहीं करी, मैं कभी अपने ऑफिस में पकड़ा नहीं गया चोरी करने के लिए, मेरे को कभी ऑफिस से निकाला नहीं गया आउटरेजिंग मॉडेस्टी के मामले में, और जब वो ऐसा आंसर दे देता है तो 153 कहता है कि यू कैन नॉट ब्रिंग एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। आप इस पे एक नया केस शुरू नहीं कर दोगे कि उसके कैरेक्टर पे ही एविडेंस लाना शुरू कर दिया और कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो। इफ इट इज इररेलेवेंट, अगर रेलेवेंट होगा तो ऑब्वियसली फिर तो आप कर सकते हो, मगर अगर इररेलेवेंट है, जबरदस्ती की चीजों में आप कैरेक्टर पे ही एविडेंस लाते जा रहे हो, केस आपका चल रहा है ए और बी के बीच में, और यहाँ पे आके सी ने एज अ विटनेस कोई बात कर दी अबाउट अबाउट द कैरेक्टर, आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप सी के ही पीछे पड़ गए हाथ धो के कि मैं तो अब इसके लिए एविडेंस इकट्ठा करूंगा और प्रूव करके रहूंगा कोर्ट में कि ये विटनेस जो है ही इज ऑफ अ बैड कैरेक्टर। यू कैन नॉट डू दैट। सो 153 हमें वो बताता है। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर से रिलेटेड है। और फिर 155 जो हमें इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि आप इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर कैसे कैसे कर सकते हो। आप दिखा सकते हो किसी ने ब्राइबरी ली है, किसी से घूस खाई है, या वो पार्शियल इम्पार्शियलिटी वगैरह के एक्सेप्शंस बना सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इन 155। तो जब इतने सारे सेक्शंस हमें एविडेंस एक्ट के अंदर इन चीजों के बारे में बताते हैं, थैंक यू नंदिनी, इतने सारे सेक्शंस जब हमें कैरेक्टर के बारे में बताते हैं और सेफगार्ड्स देते हैं, और हमें ये कहते हैं कि आप इस जगह पे कैरेक्टर पे चोट नहीं मारोगे, उस जगह पे कैरेक्टर पे चोट नहीं मारोगे, तो भाई एक रेलेवेंट क्वेश्चन बना कि क्या हम एक विटनेस टू कैरेक्टर को क्रॉस एग्जामिन कर पाएंगे। तो 140 ने बोला कि यस यू कैन डू इट। कूल, यहां तक क्लियर है? कैन आई गेट अ बाय? यस सर। ऑल राइट, परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, लेट्स गो अहेड। अब आ गया सेक्शन 154। नाउ 154 भी एक स्पेशल टाइप का बंदा है। तो 139 में एक स्पेशल बंदा था जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने आया था, 140 में एक स्पेशल बंदा है जो कैरेक्टर पे विटनेस है, 154 में एक स्पेशल बंदा है जो एक हॉस्टाइल विटनेस है। अब ये हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? भाई हॉस्टिलिटी क्या होती है? लड़ाई कर लेना, आपकी तरफ किसी की गलत दुर्भावना, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, है ना। हॉस्टाइल हो गया कोई, आप एक विटनेस को लेके आए ये बताने के लिए कि बता कि मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है, भाई कोर्ट को बता कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, या तू ये बता कि मैं उस जगह पे था ही नहीं, और वो कोर्ट में आके पलट जाता है और बोलता है कि भाई ये तो था, या फिर बोलता है कि मुझे पता ही नहीं सर, इस बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं, ऐसा कुछ बोल देता है। तो ये पलट गया, जो आप प्रूफ करने आए थे उसका उल्टा कह दिया इसने, तो ये हो गया आपका हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, अनफेवरेबल विटनेस हो गया। इसमें भी डिफरेंस होता है, वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे जब, तो हम जाएंगे उसके ऊपर। सो एक हॉस्टाइल विटनेस जो आप ही लेके आए थे, यू ब्रॉट द पर्सन टू द कोर्ट, कैन यू क्रॉस एग्जामिन द पर्सन? ये क्वेश्चन उठा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जब हम ऑर्डर देख रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि जब आप एक इंसान को अपनी तरफ से विटनेस बना के लाते हो तो आप उसको चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ करते हो आप उसकी, फिर दूसरी पार्टी उसको क्रॉस करती है। अब यहाँ 154 में क्या हो रहा है कि जिसको आप लेके आए, जिस बंदे को आप अपना विटनेस बना के लेके आए, उसी को आप पूछ रहे हो क्या मैं क्रॉस एग्जामिन कर सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो, क्योंकि अब वो हॉस्टाइल हो चुका है। तो जो उसने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं, आप उसी के ऊपर उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर दो क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी। वो पूछता है कि क्या इसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? डू यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट? यस, यू डू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और एक और क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि जो हॉस्टाइल विटनेस है, इसने पहले तो एक स्टेटमेंट दी थी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, जो आपके फेवर में थी, बाद में इसने स्टेटमेंट दी जो नेगेटिव स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो क्या ये बाद में जो पलट गया और इसने दूसरी स्टेटमेंट दे दी, ये स्टेटमेंट आ जाने के बाद क्या हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को फिर भी कोर्ट में यूज कर सकते हैं, या उसको बिल्कुल रब ऑफ कर दिया जाएगा और उसको आप यूज नहीं कर सकते? व्हाट इज द केस? देखो, इसने अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दी है तो दूसरी पार्टी तो इसको यूज करेगी ही करेगी,
एडवर्स पार्टी तो इसको यूज करेगी ही करेगी। मगर जो इसने इससे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी, क्या वो वॉइड हो जाती है? क्या उसको पहली पार्टी यूज कर सकती है या नहीं कर सकती? दिस इज द क्वेश्चन। कैन यू टेल मी वाई और एन, यस और नो? नो सर। ठीक है, प्रद्युमन कह रहा है कि नहीं यूज कर सकती। नंदिनी सेज यस। प्रोसिक्यूशन को एक पॉइंट भले मिल जाएगा, पर सर उसके सब रिलेवेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सही सर बोल रहा है एक बार। क्वेश्चन कर सकते सर। ठीक है, प्रशांत सर कह रहे हैं कि क्वेश्चन किया जा सकता है, माने यूज किया जा सकता है, जो पुरानी स्टेटमेंट थी उसको यूज किया जा सकता है। एडवर्स आने के बाद जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी उसको यूज किया जा सकता है, ये कहते हैं प्रशांत सर। और प्रद्युमन कहता है कि नहीं किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज कि यूज किया जा सकता है। जितनी भी चीज उसने पुरानी स्टेटमेंट में बोली है, जब वो पॉजिटिवली आपका फेवर कर रहा था, वो चीज आप यूज कर सकते हो। और जब उसने नेगेटिव कर दिया ना, जब उसने एडवर्स स्टेटमेंट दे दी, जब वो उल्टा पड़ गया, जब वो हॉस्टाइल हो गया, उस स्टेटमेंट पे आप क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो और दूसरी पार्टी भी इसको यूज कर सकती है। दे कैन, ये जो पुरानी स्टेटमेंट थी, इट कैन बी यूज एज अ कोरोबोरेटिव स्टेटमेंट। अगर ऐसा लगता है कि जो इसने पहले बोला था उसके साथ सारे सर्कमस्टांसेस मैच करते हैं भाई, जो ये पहले जो बोल रहा था वो सर्कमस्टांसेस मैच करते हैं, तो यू कैन यूज इट, यू कैन यूज इट एज अ कोरोबोरेटिव स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल ही वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोरोबोरेटिव स्टेटमेंट की तरह उसे यूज किया जा सकता है। सो यू कैन यूज द पॉजिटिव स्टेटमेंट जो भी उसने पहले दी थी, उसके बाद आप उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर पाओगे। और जो दूसरी पार्टी है ऑब्वियसली वो नेगेटिव स्टेटमेंट को तो यूज करेगी ही करेगी। तो सब लोग यूज कर सकते हैं इसे। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी या फिर उसको रिकॉर्ड में से ही निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बंदा पूछता है कि चलो सर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैं किस तरह से लोगों को अंदर लेके आऊंगा कोर्ट में, तो आपने बताया कि भाई एडवोकेट देखेगा। अच्छा सर, मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा, तो आपने बताया कि भाई चीफ एग्जामिनेशन करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और फिर री एग्जामिनेशन करेगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हर तरह के बंदे को मैं एग्जामिन कर सकता हूं, तो आपने कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बताए कि विटनेस प्रोड्यूसिंग बंदे को नहीं कर पाओगे, विटनेस टू कैरेक्टर को आप कर सकते हो और हॉस्टाइल विटनेस को आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अब मेरे को आपने ये तो बता दिया कि मैं इनको कोर्ट में ला सकता हूँ, किस किस को एग्जामिन कर सकता हूँ, किस किस को नहीं कर सकता हूँ। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं इनसे कुछ भी पूछ लूं, जो मेरे दिमाग में है कुछ भी पूछ लूं? मतलब मैं इनसे ऊपर से नीचे नीचे तक इनकी खुद की लेजिटिमेसी पूछ लूं, इन्होंने 40 साल पहले क्या अपराध किया था वो पूछ लूं, इनके माँ बाप की पुरानी कहानी पूछ लूं, इनकी लव स्टोरी कैसी चल रही है वो पूछ लूं, इनकी गाड़ी में तेल है या नहीं वो पूछ लूं? क्या मैं सब कुछ पूछ सकता हूँ? दैट इज अ क्वेश्चन। क्या मैं सब कुछ पूछ सकता हूँ? नो सर, अगर वो केस से रिलेवेंट रहेगा तभी सर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो जनरल रूल तो यही है कि मैं रेलेवेंट चीजें पूछूंगा, मगर कभी कभी मैं इररेलेवेंट चीजें भी पूछ सकता हूँ। इररेलेवेंट चीजें कहाँ पूछ सकता हूँ? यू कैन चेक आउट क्रॉस एग्जामिनेशन। जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताता है तो वो बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में इररेलेवेंट चीजें भी पूछी जा सकती हैं भाई। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेलेवेंट चीजों पे ही कन्फाइंड रहेंगे। यू कैन आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चंस एज वेल। और फिर उसके बाद 165 कहता है कि कोर्ट रेलेवेंट और इररेलेवेंट कुछ भी पूछ सकता है। रेलेवेंट भी पूछ सकता है और इररेलेवेंट भी पूछ सकता है। तो जनरल रूल तो यही है कि भाई जो भी रेलेवेंट चीजें हैं उनके ऊपर बात करो। मगर ऐसा नहीं है कि आप इररेलेवेंट पे कभी भी नहीं जा सकते। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में भी इररेलेवेंट पे जा सकते हो और कोर्ट भी इररेलेवेंट चीजों पे जा सकती है, ठीक है। और 148 जो है ना, सेक्शन 148, वहां पे भी कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या चीज पूछी जाएगी और क्या चीज नहीं पूछी जाएगी, जबकि वो इररेलेवेंट है। अगर वो इररेलेवेंट चीज से कोर्ट का ओपिनियन चेंज हो सकता है तो उसको प्रॉपर माना जाता है, और जब प्रॉपर माना जाता है तो उसको पूछा भी जा सकता है। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, जो मैंने बात करी। बट जनरली यू विल हैव टू कीप इन माइंड की चीजें रेलेवेंट होनी चाहिए। अब कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं क्वेश्चंस की, जिन चीजों के ऊपर लॉ बना है और लॉ ने या तो मना किया है या अलाउ किया है। लेट्स सी वो क्या क्या कैटेगरीज है, ठीक है। नाउ सेक्शन 141 सेज अ लीडिंग क्वेश्चन।
अ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जब आप किसी को जो आंसर आप पूछना चाहते हो ना, वो आंसर ही सजेस्ट कर देते हो। से सपोज प्रद्युमन जो है, मैं उसको एज अ विटनेस लाया हूं ये बताने के लिए कि मैं किसी जगह पे, से सपोज मेरे ऊपर चार्ज लगा है कि मैं पंजाब में किसी का मर्डर करके आया हूं, और मैं प्रद्युमन को कोर्ट में लाता हूं और ये प्रूव करना चाहता हूं कि जिस टाइम बोला जा रहा है कि मैं पंजाब में मर्डर कर रहा था, उस टाइम मैं वहां पे था ही नहीं। और मैं इससे क्वेश्चन क्या करता हूं, मैं पूछता हूं प्रद्युमन ये बताओ कि आपने मुझे देहरादून में देखा था ना? प्रद्युमन कहेगा हाँ। तो प्रद्युमन को मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, और वो इसके ऊपर बस यस और नो में अब जवाब दे देगा और मेरा काम खत्म। सो आई हैव सजेस्टेड द आंसर दैट आई वांट फ्रॉम हिम। प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होना चाहिए था जो लीडिंग ना होता? वो होता कि आपने मुझे आखिरी बार कहाँ देखा था? जिस दिन की ये मर्डर की घटना बताई जा रही है, उस दिन आपने मुझे कहाँ देखा था? दैट वुड बी अ प्रॉपर क्वेश्चन, बट इट इज अ लीडिंग क्वेश्चन व्हेन आई से आपने मुझे देहरादून में देखा था ना। तो ये तो लीडिंग क्वेश्चन हो गया। सो 143 सेज कि लीडिंग क्वेश्चन कहां नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मली लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, मगर क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो 141 में लीडिंग क्वेश्चंस को डिफाइन किया जाता है। 142 में बताया जाता है कि वो कब नहीं पूछे जाएंगे, और 143 में बताया जाता है कि कब उन्हें पूछा जा सकता है। ओके, एक बार आप 143 पे आ भी जाओ और देख भी लो। 143 143 से लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आज इन क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट? तो कहीं पे पूछ सकते हो, कहीं पे नहीं पूछ सकते हो। वो आपको 141, 142, 143 बताते हैं। इन चीजों को हम डेप्थ में करेंगे, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वील डू इट इन डेप्थ। अभी के लिए वी ओनली नीड दैट वी हैव द फ्रेम ऑफ सेक्शंस इन आवर माइंड। हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, और हम हर चीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरमिंगल्ड सेक्शंस हैं, और हमें अगर इनका नहीं पता होगी लोकेशन तो बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब आते हैं 149 और 150 पे। 149 उन क्वेश्चंस की बात करता है जो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, एक तरह से ऐसे क्वेश्चंस जो इम्प्रॉपर हैं। ठीक है। अब विदाउट रीजनेबल ग्राउंड का मतलब क्या हो गया कि भाई एक मर्डर केस चल रहा है और मैं किसी से पूछ रहा हूं कि आपने वो जामा मस्जिद पे शाही टुकड़ा खाया है क्या? क्या आपने गुप्ता जी के छोले भटूरे खाए हैं क्या? मैं ऐसी चीज पूछ रहा हूँ। भाई उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इन क्वेश्चंस का। तो जब कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछ के डिले टैक्टिक्स कर रहा है, या कोर्ट को अनॉय कर रहा है, या किसी और को बस परेशान करने के लिए पूछ रहा है, तो वहां पे फिर अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हो। और वो एक्शन हमें सेक्शन 150 बताता है कि कहाँ पे होगा। अथॉरिटी में, सही अथॉरिटी में। और सही अथॉरिटी हमारे केस में क्या है, लॉयर्स के केस में बार काउंसिल, बीसीआई। तो जाके यू कैन कंप्लेन अबाउट इट। ओके। देन कम्स 151 एंड 152। 151 बात करता है इनडिसेंट क्वेश्चंस की। इनडिसेंट का आप जानते ही हो कि आप किसी को जबरदस्ती उसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ गलत चीजें किसी लड़की से पूछने की बातें कर रहे हो। ठीक है। और या किसी के माँ बाप पे क्वेश्चन कर रहे हो गलत तरह का। और दूसरा 152 बताता है द क्वेश्चंस विच आर इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय। मैं एक ही चीज बार बार पूछता जा रहा हूँ, एक ही चीज के बड़े छोटी छोटी चीजें पूछता जा रहा हूँ, मैं केस को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। अगेन डिले टैक्टिक्स। तो दे विल कम अंडर 152। सो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछे जा सकते। ठीक है। सो 141, 142, 143, 149 एंड 150, 151 एंड 152, these are some sections which tell us what questions can be asked and what not. Are we all clear? Yes, sir. All right. ठीक है, let's go ahead. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आई आस्क? आपने मुझे बताया कि कौन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, तो मुझे अब ये भी बता दो कि मैं क्या क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। उसके भी कुछ सेक्शंस हैं। ठीक है। और उसके क्या सेक्शंस हैं? 144 हमें अलाउ करता है
राइटिंग्स जो है ना बंदे की, एनीथिंग विच इज अ रिटन मैटर, उस चीज के ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब भी हम किसी को किसी चीज पे क्वेश्चन करते हैं और वो अपने आंसर में किसी रिटन डॉक्यूमेंट का या ग्रांट का या कॉन्ट्रैक्ट का हमें मेंशन करता है, कहता है कि सर ये चीज तो मैंने वहां पे लिखी हुई देखी थी, हमें वहां से पता चला, या मैंने तो ये उस लेटर में लिखा हुआ देखा था, इस बंदे ने उसको ऐसा ऐसा लेटर लिखा था। या फिर आप बोलते हो कि नहीं सर, ये ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, इसने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। तो जैसे ही वो इन चीजों की बात करता है, यू कैन आस्क द पर्सन टू गेट प्रोड्यूस दोज डॉक्यूमेंट्स। ये 144 कहता है कि आप उसी टाइम बंदे को बोलो कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए। सो इन अ वे सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। वहां पे हमें क्या कहा जा रहा था कि ओरल एविडेंस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब जब हमारे सामने रिटन रिटन एविडेंस होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो 144 उसी का एक्सटेंशन और कहता है कि वहां पे हम बात कर रहे थे कि कोई भी पार्टी जो अपने केस को प्रूव करना चाहती है वो ओरल एविडेंस नहीं लाएगी अगर कोई रिटन या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और 144 उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि कोई भी विटनेस जो कोर्ट में आया होगा ना, और वो अगर एक रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने लग रहा है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसका ओरल एविडेंस एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि देयर इज समथिंग इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म एंड दैट इज द बेस्ट एविडेंस। और बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि जब जब आपके पास बेस्ट एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस माने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ओरल एविडेंस को धक्का मारो। तो 144 इस चीज के बारे में बात करता है कि इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है और बंदे को फिर वो डॉक्यूमेंट लाने को बोला जा सकता है। 145 बात करता है कि आप उसकी प्रीवियस राइटिंग्स के ऊपर भी उसको क्वेश्चन कर सकते हो। सपोज जब 161 की स्टेटमेंट्स हुई थी, 161 ऑफ सीआरपीसी में जब स्टेटमेंट्स हुई थी, जब पुलिस वालों ने स्टेटमेंट ली थी, तब उसने एबीसी वॉट एवर ही हैड सेड, और आज जाके वो कुछ और बोल रहा है या कुछ और बयान दे रहा है कोर्ट के सामने, तो यू कैन क्रॉस एग्जामिन हिम एज टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट्स। दैट इज व्हाट 145 टेल्स यू। देन कम्स 159, 160 एंड 161। ये इसी के साथ लगे हुए सेक्शंस हैं, क्योंकि यहां पे प्रीवियस राइटिंग की बात हो रही है, क्योंकि 144 एंड 145 में प्रीवियस राइटिंग की बात हो रही है। 159, 160 एंड 161 बताते हैं कि जब जब प्रीवियस राइटिंग की बात होगी, तो जो भी अपनी प्रीवियस राइटिंग को रेफर कर रहा है ना, उसको आप जब भी कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है और ऐसा लग सकता है आपको कि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, बट जब हम डेप्थ में करेंगे तो समझ आ जाएगा, अभी हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट समवन as to his previous statements, then 159 says कि आप उसको वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे and you will let him refresh his memory। ठीक है। 160 कहता है कि आप उसे रिफ्रेश तब भी करने दोगे जब वो किसी और की राइटिंग है, एंड ही टेस्टिफाइज टू दैट राइटिंग कि मैंने इस राइटिंग को होते हुए देखा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे 159 में तो ये हो गया कि मैंने खुद 161 की स्टेटमेंट्स दी हैं, या मैंने खुद कहीं पे किसी को लेटर लिखा है या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या समथिंग लाइक दैट। 160 क्या हो गया, से सपोज कि हमारा पंचनामा हो रहा है, ठीक है, पंचनामा साइन करवाया जा रहा है। सबको पता है ना पंचनामा क्या होता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज अ पंचनामा। Master, sir. Some measurements. नहीं, डज एवरीबडी नो व्हाट इज पंचनामा? सर पूछता सर जो लिखवाया जाता है। Yes, sir. I know, sir. चलो ठीक है, ग्रेट। छोटा सा अगर मैं बहुत ब्रीफ में बोलूं तो सेक्शन 174 हमारा जो है वो 174 ऑफ सीआरपीसी जो है वो बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है पंचनामे से। तो जब भी कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें किसी की मौत हो जाती है, सुसाइड हो जाता है, कोई मशीनरी से मर जाता है, एनिमल अटैक से मर जाता है, या ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप वहां पे जो डीएम या उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इंक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। और जब इंक्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो दे कॉल अबाउट सम ऑफ द विटनेसेस, 5 लोगों को बुलाने को कहा जाता है।
उनको बुलाओ और उनसे हर चीज के ऊपर उनकी स्टेटमेंट ले लो कि आपने क्या देखा, क्या चल रहा था, कैसा था, क्या दिख रहा था, ये सारी चीजें। दैट इज अ पंचनामा, सो दैट इस चीज को कोरॉबरेट किया जा सके बाद में। ठीक है। नाउ इफ दिस बंदा, one person has seen other person writing or deposing something in front of the police, it is a previous statement that he had made। ठीक है, तो वो तो 159 में उसको यूज कर सकता है टेस्टिमनी अपना रिफ्रेश करने के लिए। और 160 में जो कोई दूसरा पंच है ना, some other person who had seen the other person writing or deposing, that person can come and testify to that section, to that whatever writing it is। So 159 mein he is deposing or refreshing memory as to his own writing, his own document, whatever he had written, and 160 mein he is coming and testifying as to any other some other person's writing। ठीक है। So 160 में कुछ ऐसी बात हो जाती है। Now let's come to 161। 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरी हो गया। 160 में टेस्टिमनी टू द फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन 159 हो गया। जो 159 में बात करी है कि कोई बंदा रिफ्रेश कर सकता है अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट्स को लेके, उसको टेस्टिफाई करना, यू आर जस्ट टेस्टिफाइंग। और फिर 161 हो गया राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी। अब ये राइट एडवर्स पार्टी को दे देता है कि भाई तुम लोग जब किसी डॉक्यूमेंट को यूज करके अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो हमारे पास भी तो राइट है कि फिर हम उन चीज को यूज कर सकें और इंस्पेक्ट कर सकें, देख सकें तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तभी तो हम तुम्हें क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तभी तो हम तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाके फंसाएंगे और अपना फिर डिफेंस बनाएंगे, है ना। तो हम किस क्वेश्चन पे थे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 144 और 145 हमारे लॉफुल क्वेश्चंस में आता है, और ये प्रीवियस स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, इसलिए हमने इसके साथ 159, 160 और 161 को पढ़ा। अब देखते हैं और कौन से लॉफुल क्वेश्चंस होते हैं। अब आता है सेक्शन 146। 146 हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कुछ लॉफुल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप बंदे के बारे में जानना क्रॉस चाहते हो। 146 में आप किसी की स्टेटस इन लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, उसका क्रेडिट इम्पीच करना चाहते हो या समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, उसके लिए आप लॉफुल क्वेश्चंस पूछ सकते हो 146 में। ठीक है। फिर आता है 155 जो है इम्पीचिंग क्रेडिट। इसके बारे में भी हमने ऊपर बात करी थी। जब आप किसी का क्रेडिट इम्पीच करना चाहते हो, उसका कैरेक्टर इंजर करके, वो भी क्वेश्चंस लॉफुल होते हैं, तो आप ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 156 उन क्वेश्चंस के बारे में बात करता है जब आपने किसी को क्वेश्चन किया एज टू व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हैड हैपेंड नियर और अबाउट the place that you are talking about। Say suppose there is a person who comes and says कि सर यहाँ पे ना ऐसे ऐसे रेप हुआ है, या मेरा ही रेप हुआ है, या मेरे को ही मारा पीटा गया, या किसी और का रेप हुआ या मारा पीटा गया। तो जब आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, जब वहां पे रेप हो रहा था, आपने आके बोला कोर्ट में कि हाँ सर मैंने रेप होते देखा, तो अब the other party can come and ask you questions which were as to the facts which were happening near or about this event, near or about the place where this event was happening। तो अगर किसी का कहीं पे रेप हो रहा था या कहीं पे कुछ और हत्याकांड या कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, मर्डर हो रहा था, तो हो सकता है ना कि आसपास घंटा घर हो, घंटा घर पे क्या हो रहा था उस टाइम पे, उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां से कौन सी गाड़ी निकली, वहां पे किसके आपने घर देखे, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी या नहीं चल रही थी, आप ऐसी चीजें पूछ सकते हो। एंड थ्रू दोज क्वेश्चंस यू कैन सर्कमस्पेक्ट, यू कैन क्रॉस इंस्पेक्ट द पर्सन एंड मेक हिम टॉक अबाउट थिंग्स विच वर हैपनिंग नियर और अबाउट दैट इवेंट। और वो उनके बारे में अगर सही सही बताता है तो कोरॉबोरेट हो जाएगा, अगर गलत बताता है तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। सो 156 आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बात करता है और आपको अलाउ करता है कि आप इन चीजों के बारे में भी पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें रेलेवेंट हो सकता है कि इररेलेवेंट हो, क्योंकि एकदम हो सकता है ना कि अब घंटा घर पे कौन सी दुकान खुली हुई है, किस टाइम पे खुली हुई है, नहीं खुली हुई है, कितने लोग खड़े होते हैं, पान की दुकान थी या जूते की दुकान थी, ये सारी चीजें हो सकता है एक मर्डर ट्रायल में बिल्कुल रेलेवेंट ना हो, मगर कोरॉबोरेशन के लिए तो काम आ सकती हैं। तो 156 आपको अलाउ करता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। इज दैट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम
अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, अगला सेक्शन कहता है 150, अगला अरे यार चल जा, अगला सेक्शन है 157। 157 बात करता है उन चीजों की जब आपने एक प्रीवियस स्टेटमेंट दी थी ना, जब आपने कोई एक प्रीवियस स्टेटमेंट, सपोज 161 में एक स्टेटमेंट दी थी, आपने उसी टाइम के आसपास कोई और स्टेटमेंट भी किसी और को दी थी क्या? माने आप से सपोज आप किसी जगह पे थे, आपने किसी अथॉरिटी को कोई स्टेटमेंट दी, 161 में ही कोई स्टेटमेंट दी, अब आप ये आपकी एक प्रीवियस स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसी फैक्ट या किसी इवेंट के आसपास हुई, से सपोज किसी टाइम पे मर्डर हुआ और उस मर्डर के 10 15 20 मिनट के अंदर ही आपने 161 में एक स्टेटमेंट या एफआईआर में एक स्टेटमेंट दे दी, एक पुलिस वाले को स्टेटमेंट दे दी, या 20-25 दिन बाद 161 की स्टेटमेंट दे दी। तो दिस इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी corroborated about and you can hammer the person about this statement कि पहले तुमने ये स्टेटमेंट दी थी, आओ आपको अब corroborate करते हैं। तो 157 आपको वो अलाउ कर देता है, ठीक है। और 158 अपने घेरे में ले लेता है 32 एंड 33 की स्टेटमेंट। 32 एंड 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, उसमें हमने देखा था कि कोई अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे देता है, डाइंग डिक्लेरेशन दे देता है, तो उसके ऊपर भी किसी को कन्विक्शन हो सकती है। मगर अगर ऐसे कोई कुछ बोल के मर जाए और हम किसी को कन्विक्ट कर दें, ऐसे तो भाई गलत हो जाएगा ना। हो सकता है कोई मरते मरते कोई हो ऐसा बकलोल टाइप का आदमी जो, दुश्मनी निकाल लिया। हाँ, जो जाते जाते अपनी कुंदक निकाल के चले जाए, है ना। तो आप डाइंग डिक्लेरेशन को भी एकदम यू कैन नॉट टेक इट टू बी अ गॉस्पेल ट्रूथ। सो 158 हमें हेल्प करता है या हमें एक्सेस देता है कि हम जो 32 और 33 की स्टेटमेंट्स है ना, जिसको दे के बंदा खो गया या मर गया या आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उन स्टेटमेंट्स को क्रॉस एग्जामिन या एग्जामिन या पूरी तरह छल्ली कर सकते हैं, हम उसे छील सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल ये मानते हुए कि जैसे जिसने ये स्टेटमेंट दी थी ना वो कोर्ट में ही खड़ा है। तो जैसे हम दूसरे लोगों की स्टेटमेंट्स को कोरॉबरेट कर लेते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं, तो हम 32 और 33 की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको भी पूरी तरह कोर्ट के सामने इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सरकमस्पेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, कोरॉबरेट कर सकते हैं, इसमें से डिस्क्रिपेंसीज निकाल सकते हैं और उनको अपने केस में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 158 हमें इस चीज में हेल्प करता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 32 और 33, 32 एंड 33 आर सब्जेक्ट टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दे आर सब्जेक्ट टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन होता है 158। ओके, सो ये हो गए हमारे लॉफुल क्वेश्चन। ये मैं पहले, ये गलत डब्बा आ गया यहाँ पे, ये वाले डब्बे की हमें जरूरत नहीं है। हमने देख लिया कि कौन कौन से लॉफुल क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है, क्या क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। सो उसमें कौन कौन से सेक्शंस आ गए, 144, 145, 159, 160, 161, ये सारे एक साथ डाले हमने। और फिर उसके बाद हमने लॉफुल क्वेश्चंस और कौन से देखे, 146, 145, 155, 156, 157, 158। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम यस किसी सर। को? एनी प्रॉब्लम एनीबडी, या सब सही है नो एकदम? सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि, हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन कैन वी आस्क दीज विटनेसेस ओनली क्वेश्चंस? क्या हम इनसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या हम इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को भी बोल सकते हैं? क्योंकि हो सकता है ना किसी केस में हमें विटनेस से क्वेश्चन ना पूछना हो, हमें उसे पूछना हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट ला के दे, हमें ये डॉक्यूमेंट ला के दिखा। तो क्या उसके लिए भी हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं? तो हाँ, 162 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोला जा सकता है एंड द पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज। अगर बंदा किसी प्रिविलेज का हेल्प लेना चाहता है, 123 जैसे प्रिविलेज का हेल्प लेना चाहता है, तो कोर्ट विल डिसाइड कि वो प्रिविलेज उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो हम क्वेश्चंस ही नहीं, हम उसको प्रोडक्शन का ऑर्डर भी, प्रोडक्शन के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं तो उसी से रिलेटेड दो रूल्स और हैं, 163 एंड 164। ओके, नाउ 163
नंदिनी एग्जाम्पल 162 का तो ये होगा कि सी आप कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं है। अगर आप किसी विटनेस को लेके आए हैं और आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं एज टू समथिंग दैट हैज हैपेंड एज टू अ सेडिशियस मैटर, ठीक है, कोई सेडिशन में कोई, जैसे आजकल बड़े सारे केसेस चल रहे हैं, पीपल आर बीइंग कॉट फॉर टॉकिंग समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अपराइजिंग करवाना है एंड ऑल दैट, उसके अंदर आप किसी ऑफिशियल ने जिसने उसे अरेस्ट किया है, उस ऑफिशियल को आप एज अ विटनेस लेके आते हैं, या एज एन अक्यूज, या जो जिस मर्जी तरीके से भी लेके आते हैं, हम विटनेसेस की बात कर रहे हैं, आप एज अ विटनेस लेके आते हैं, और जब आप उसको एग्जामिन करने लगते हैं या बातचीत करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि विटनेस जो कह रहा है वो कह रहा है कि सर हमने इसको इसलिए उठाया क्योंकि हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था, हमें मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया था, या बड़े भाई साहब से ऑर्डर आया था, किसी और इनके डीआईजी से, डीजीपी से, कहीं से भी ऑर्डर आया था। तो कोर्ट बोलेगी कि ठीक है, यू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, कहाँ से क्या ऑर्डर आया दिखाओ, इस बंदे को क्यों उठाने को बोला, किसी ने कब उठाने को बोला। तो द बंदा माइट वांट टू टेल यू कि सर नहीं, दैट इज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड माय सीनियर, एंड इट इज आई एम सेफ अंडर 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। देन द कोर्ट विल डिसाइड कि can this privilege be used or it cannot be used. So this is a kind of example. Is this clear? Production of document. Yes, sir. Thank you. ठीक है, अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, डोंट माइंड दैट, बिकॉज यू नो व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। सो वी जस्ट वांट कि हमें ये पता हो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये कम से कम 2 बार देख लो इस लेक्चर को, सो दैट फिक्स हो जाए एकदम दिमाग में सेक्शंस, और उनको रीड भी कर लेना साथ साथ। एक बार आपने ये कर ली एक्सरसाइज तो आगे बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर नहीं करी तो मैं पक्का पक्का कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी हम इसमें जजमेंट्स पढ़ लें, कुछ भी कर लें, यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड, एंड दीज आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस एविडेंस एक्ट में। आप चाहे ऋषि सर से पूछो, प्रशांत सर से पूछो, गोपाल सर, टंडन सर, किसी से भी पूछ लो, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, these things are actually used, these things are actually the substance of the Indian Evidence Act. इन चीजों को यूज किया जाता है कोर्ट के अंदर, और इन ये चीजें अगर आपको ना पता हो ना, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, ये सारी चीजें अच्छे से आपको कंठस्थ नहीं होती किसी भी एडवोकेट को, बिकॉज दीज आर कंफ्यूजिंग, और इनको एक लाइन से सबको कनेक्ट करते हुए ना पढ़ो तो आप कभी भी ऐसा आप ना स्पॉन्टेनियसली इनको यूज नहीं कर पाओगे कोर्ट में। यू विल ओनली बी एबल टू यूज देम इफ यू नो देम बाय हार्ट ऑन योर फिंगर्स, ऑन द टिप्स। सो सी दैट कि आप इसको कम से कम 2-3 बार देख लो, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, फिर हम जब जजमेंट्स करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो अहेड। 163, अब हाँ, तो 162 में हमने प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाई, ठीक है। अब इसी के साथ ना इन्होंने ना कुछ रूल्स हमें दे दिए, 2 रूल्स दे दिए 163 और 164 में, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने बोला कि 163 कहता है कि जब जब डॉक्यूमेंट को कॉल आउट किया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, और उसको आप प्रोड्यूस कर दोगे, आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में, तो फिर बाद में आप ना ये नहीं कह सकते, देखो मैं ए पार्टी हूं और ये बी पार्टी है, ये बी पार्टी कुछ एसर्ट कर रही है या कुछ क्लेम कर रही है, ये एक क्लेम लेके आया है कि सर इतने इतने पैसे इसने देने हैं। मैं इसको कहता हूं अच्छा मैंने तेरे पैसे देने हैं, चल वो राइटिंग लाके दिखा या वो डॉक्यूमेंट लाके दिखा जिससे तू ये प्रूव कर सकता है, या तू ये दिखा सकता है कि मैंने तेरे को इतने इतने पैसे देने थे जिसपे मैंने साइन करा हुआ है। ये कहता है ठीक है भाई मैं लेके आ जाता हूं, ये आपके सामने वो चेक या वो डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आ जाता है, राइटिंग, ठीक है। नाउ बिकॉज यू हैव कॉल्ड दिस डॉक्यूमेंट एंड द अदर पार्टी हैज ब्रॉट इट ऑन द रिकॉर्ड, यू कैन नॉट रिफ्यूज कि इस चीज को एविडेंस के ऊपर ना लाया जाए। यू कैन नॉट से कि अरे मैंने ही तो मंगवाया था, अब मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है इसे देख के, तो इसको अब हटा दो एविडेंस से। यू कांट डू दैट। वंस यू हैव आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट, यू हैव called the other party to produce it and the other party produces it, after that you cannot deny कि it will not be used or it will not be exhibited as an evidence। 163 ये बोलता है, और 164 ही उसका उल्टी बात बोलता है। ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ये भूल जाते हैं हम, ठीक है। 164 उसकी उल्टी बात बोलता है, क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड रिफ्यूज्ड व्हेन नोटिस इज गिवन। अब यहाँ पे ए पार्टी एंड बी पार्टी, ठीक है। बी पार्टी कहती है कि आई क्लेम 5 लाख रुपीज,
मैं कहता हूँ अच्छा जी लाओ वो चेक वगैरह लाके दिखाओ जरा, जहाँ पे तुम ये क्लेम कर रहे हो, या जहाँ पे मैंने जिस ईमेल में बोला था कि हाँ आई ओ यू सो मच मनी एंड ऑल दैट। ठीक है, ये रिफ्यूज कर देता है, आई रिफ्यूज योर नोटिस। नोटिस सबको पता है ना कौन से सेक्शन में दिया जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जहाँ पे हम नोटिस टू प्रोड्यूस देते हैं? नोटिस टू प्रोड्यूस कौन से सेक्शन में देते हैं? सेक्शन 66। 66 में नोटिस टू प्रोड्यूस है। 91, 66 इन सब चीजों को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एक जगह पे विटनेसेस को बोला जा रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, और एक जगह पे पार्टीज को बोला जा रहा है, या फिर एक्वेंटेड पर्सन को बोला जा रहा है। लेट्स गो हेड। अब बी कहता है कि मैं 5 लाख रुपए क्लेम करता हूं। ये बोलता है ठीक है कागज लाके दिखा। ये रिफ्यूज कर देता है, नहीं लाके दिखाऊंगा। ठीक है, अब जब तुमने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं लाके दिखाऊंगा, और ये बंदा फिर कहीं से जुगाड़ के सेकेंडरी एविडेंस लेके आता है, कॉपी लेके आता है या कुछ और करके आता है, नाउ यू कैन नॉट कम टू द कोर्ट एंड से कि अरे सर ये तो कुछ गलत लेके आया है, इसमें तो इसने एक 0 बढ़ा दिया, या इसमें एक 1 बढ़ा दिया, या 2 बढ़ा दिया, इसमें तो इसने अमाउंट चेंज कर दिया। नाउ यू डोंट यूज दिस एज एन एविडेंस। नाउ यू कैनॉट टेल देम कि यू डोंट यूज दिस एज एविडेंस, बिकॉज व्हेन यू वर कॉल्ड टू प्रोड्यूस यू रिफ्यूज्ड इट। Now that the other person has got it, you cannot dictate whether it should be used or not. Is that clear? 163 and 164. यस सर। All right, perfect. ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डज द कोर्ट ओनली ऑब्जर्व, या फिर कोर्ट इंटरफेयर भी कर सकती है? क्या हम ही सारे काम करते रहेंगे, हम ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हम किसी से कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, किसी को भी किसी भी टाइम ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, एडमिसिबल एविडेंस लाएंगे, इनएडमिसिबल एविडेंस लेके आएंगे? ये सारी चीजों में क्या कोर्ट की कोई जिम्मेदारी है, कोई इंटरफेरेंस है? तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। 136, 147 एंड 148, प्राइमरीली 148 एंड 165। 136 को अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ोगे तो वो बोलता है कोर्ट विल डिसाइड वेदर एन एविडेंस विल डिसाइड वेदर एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट। ठीक है, तो जब भी कोई एविडेंस लाया जा रहा है वो एडमिट करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है, वो कौन बताएगा? कोर्ट बताएगी, पार्टीज नहीं बताएंगी, क्योंकि पार्टी तो चाहेगी जो भी मैं लेके आऊं वो एडमिट हो जाए, और जो अगला बंदा लाया वो ना एडमिट हो। और एडमिसिबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? रेलेवेंसी पे। व्हेन समथिंग इज रेलेवेंट देन इट कैन बी एडमिसिबल। अगर वो पहले रेलेवेंट ही नहीं है तो फिर उसको एडमिसिबल बनाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या पुलिस के सामने दी हुई कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी? यस और नो? नो सर, कोर्ट में नहीं। एडिजिबल नहीं होती है। सो 25 से लेके 27 हमें बताता है ना कि वो रेलेवेंट है ही नहीं, वो इररेलेवेंट है। तो जब वो इररेलेवेंट है तो वो एडमिसिबल भी नहीं होगी। ठीक है, मगर कभी कभी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अंदर एडमिसिबिलिटी पे हमें नहीं समझ आ रहा कि एडमिसिबल है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वहां पे कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट कौन से सेक्शन में डिसाइड करेगी? 136 में डिसाइड करेगी। कूल। अब हम आ जाते हैं 148 पे। 147 बोलता है कि जब जब हमने पढ़ा था ना लास्ट, जब हम जजमेंट पढ़ रहे थे 132 पे हमने बहुत बड़ी जजमेंट पढ़ी थी, एक बहुत बढ़िया वाली जजमेंट पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने बात करी थी कि कब किसी को कंपेल किया जाएगा। याद है किसी को? जिसके अंदर एक ड्राइवर था, उसको कुछ पैसे दिए गए थे, 5 लाख रुपए ऑफर किए गए थे एक सीएम के बेटे को मारने के लिए। उसने फिर वो पैसे किसी और को दे दिए थे, मुकेश को। फिर मुकेश ने करुणा के साथ मिलके उसका मर्डर वगैरह करवाया था, है ना? वो सारी चीजें हुई थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब जब कुछ रेलेवेंट बात हो रही होगी तब तब तो आपको कंपेल किया जा सकता है, तब तब कोर्ट आपको कंपेल कर सकती है, ऑटोमेटिकली आप कंपेल हो जाते हैं टू टू डिपोज एज अ विटनेस इन द कोर्ट। मगर जब कुछ इररेलेवेंट होता है, जब कोई चीज इररेलेवेंट होती है, वहां पे कंपेल करेंगे या नहीं करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोर्ट डिसाइड करेगी, और वो होगा सेक्शन 148 के अंडर। और तीसरा सेक्शन जो कोर्ट की इंटरफेरेंस के ऊपर बात करता है वो है 165, विच सेज भाई इसमें तो दुनिया जहान का भगवान बना दिया है कोर्ट को, कुछ भी कर सकती है कोर्ट। अगर आप इसकी भाषा पढ़ोगे
तो आप देखोगे एनी मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। क्या बोलता है, जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। आगे क्या बोलता है, आस्क एनी क्वेश्चन, पहली चीज एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह से पूछ सकते हो, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ऑफ एनी विटनेस, किसी से भी पूछ सकते हो, और ऑफ द पार्टीज, एनी पार्टीज से पूछ सकते हो, ठीक है, एनी पार्टीज से पूछ सकते हो, अबाउट एनी फैक्ट, एनी फैक्ट, आप किसी भी फैक्ट के बारे में पूछ सकते हो, वो फैक्ट रेलेवेंट हो इररेलेवेंट हो, आप कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट कुछ भी कर सकती है, इररेलेवेंट रेलेवेंट सब चलेगा, ठीक है। सो ये भी किया जा सकता है। एंड में ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, लो जी एनी डॉक्यूमेंट भी हो गया, एनी थिंग, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप कोई चीज भी मंगवा सकते हो, कोई भी चीज मंगवा ली कोर्ट में। एंड नाइदर द पार्टीज नॉर द एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन, लो इस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, देयर इज नो स्कोप फॉर ऑब्जेक्शन, यू कैन नॉट से नो। नॉर विदाउट लीव द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन, और ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको विदाउट लीव राइट मिल जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट बात कर रही है भाई, अपनी कैपेसिटी में बात कर रही है, आप कहाँ घुस रहे हो उसमें। कोर्ट चाहेगी तो उसके साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, मगर आपको राइट नहीं मिल जाता कुछ भी करने का, दैट इज कोर्ट, कोर्ट कैन डू एनीथिंग। सो ये सारी की सारी इंटरफेरेंस की पावर्स कोर्ट को मिलती हैं, कौन कौन से सेक्शंस में, 136, 147, 148 एंड 165। क्या ये सारी चीजें सबने लिख ली हैं? क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें चैप्टर 10 थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है? डज दिस मेक थिंग्स सर बेटर? सर एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो हाँ, रिवाइज तो चीजें और ऑब्वियसली करना क्लियर हो पड़ेगा, जाएंगी। एक बार नहीं 3 बार करना, और यूट्यूब पे करना, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ जाता है उस पे यार, अच्छा लगता है, लाइक भी कर देना, ठीक है। सो 2-4 बार करना बल्कि इसे, और अच्छे से करना, एंड यू विल हैव टाइम बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली टुनाइट, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्लासेस दिस वीक। सो आपके पास टाइम रहेगा, ये वाले चैप्टर को तो आप ध्यान से कम 4 बार देखना, एटलीस्ट 4 टाइम्स, कसम खा लो कि 4 बार तो देखना ही देखना, बल्कि मुझे बता भी देना मैसेज करके कि सर 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी सेक्शन पे। हमने अभी तक सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं, आप नीचे से देखना शुरू करोगे इंडेक्स में तो आपको पता चल जाएगा कि हमने सब चीजों के बारे में बात करी है। एक बार जब आप ये सेक्शन सारे के सारे इस वीडियो में देखोगे जो हमने लिंक करते हुए पढ़े हैं, आप उसके बाद इनको एक लाइन से पढ़ोगे तो भी आपको समझ आ जाएंगे सारे, ठीक है। लास्ट सेक्शन है, व्हाट इफ अ कोर्ट फॉल्टर्स इन एडमिटिंग और रिजेक्टिंग एन एविडेंस, किसी एविडेंस को गलत तरह से या तो एडमिट कर लिया गया है, जो रेलेवेंट नहीं था, एडमिसिबल नहीं था, उसे एडमिट कर लिया गया है, या किसी को रिजेक्ट कर दिया गया है, बहुत अच्छा एविडेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या हमें एक नया ट्रायल मिल जाएगा? विल वी गेट टू गो फॉर अ रीट्रायल? जैसे हम जब बात करते हैं चार्जेस की, जब एक चार्ज गलत फ्रेम हो जाता है या चार्ज में कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो रीट्रायल के लिए सेक्शन हमारे पास होते हैं, है ना, 217 वगैरह, सेक्शन 217 ऑफ सीआरपीसी में हम बात करते हैं रीट्रायल वगैरह की, उसको हम 464 ऑफ सीआरपीसी के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गलत एडमिशन या गलत रिजेक्शन पे एक नया ट्रायल हो सकता है? द जनरल आंसर नो इज सर। राइट, द जनरल आंसर अंडर 167 इज नो। बट कब हो सकता है? जब फेलियर ऑफ जस्टिस हो, जब फेलियर ऑफ जस्टिस हो, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, द कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर, द कोर्ट कैन डू एनीथिंग दैट इट वांट्स टू डू। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है तो दे कैन मेंड इट, और उसके लिए इनहेरेंट पावर्स कहां पे यूज होंगी? सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स कहां पे है? 482, राइट। सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स कहां पे है? सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स कहां पे है? 151 यार। और ये याद रखना 482 जो है ये हाई कोर्ट को देती है, क्रिमिनल सीआरपीसी जो है, और 151 जो है हर सिविल कोर्ट के पास होती है, ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, छोटी सिविल कोर्ट्स के पास भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही। जो क्रिमिनल
प्रोसीजर है उसके अंदर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है 482 की पावर, इनहेरेंट पावर, ठीक है। तो 167 कहता है कि कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है अगर, और इसमें मगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, देन यू डोंट हैव टू गो फॉर रीट्रायल, ठीक है। इसी के साथ एनालॉगस सेक्शंस कौन से हैं, आप सीआरपीसी का 362 उठा के देख लो, वो भी कुछ ऐसी ही बात करता है। आप अपने सीपीसी का सेक्शन 152 और 153 उठा के देख लो, वो भी ऐसी ही कुछ बात करते हैं कि कितनी क्लरिकल मिस्टेक आप ठीक कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो, कौन सी मिस्टेक क्लरिकल, मतलब आप कर क्लरिकल तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, मगर ये बताता है कि क्लरिकल करी जा सकती है, और दूसरी मिस्टेक जो है वो चीजें आप जजमेंट में चेंज नहीं कर सकते, एक बार जजमेंट लिख दी तो लिख दी। और 167 आपको रीट्रायल की बात करता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर और आज का एजेंडा, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं 135 से उठा के 167 तक। अब इसके अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो बताओ, और नहीं जानना हो तो आई थिंक वी आर अच्छा सर, डन। जैसे बिना नोटिस दिए एविडेंस को, मतलब कि किसी विटनेस को, मतलब कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है सर? बिना क्या बिना दिए? कोर्ट को नोटिस दिए, मतलब बिना कोर्ट को नोटिफाई किए, हम्म। क्या नाम है कि हम किसी विटनेस को, क्या नाम है, कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिना कोर्ट को बताए, देखो जो हम सीआरपीसी सीपीसी पढ़ते हैं ना, दोनों में ही हमें ये प्रोविजन मिलता है। जैसे आप 200 का प्रोविजन ले लो, या फिर आप अपनी ऑर्डर 6 का प्रोविजन लेते हो, एविडेंस कौन सा है वो जो भी है सीपीसी में, जब आप उसका प्रोविजन लेते हो ऑर्डर 7 का, तो वहां पे वो कहता है कि आप अपने विटनेसेस की लिस्ट दो, और वो विटनेसेस की जो लिस्ट है वो ही विटनेसेस आपको फिर लाने को मिलेंगे कोर्ट के अंदर। तो एज सच आपको नोटिस के लिए तो बोला जाता है कि एटलीस्ट ये पता हो कि आप कौन सा विटनेस लाना चाहते हो, बट प्रैक्टिकली आई थिंक देर आर वेज दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट विटनेसेस समटाइम्स, जो मैं चाहूंगा कि ऋषि सर हमें ज्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है। ऋषि सर, इफ यू आर अराउंड कैन यू टेल अस? Yes, if somebody's name is not there in the name of the witness, then with the permission of the court, any other new witness can be brought to the court, but with the prior permission of the court. And Okay. some reason may be given as to why his or her name was not there in the list of witness, or the cause of action has arisen after the trial has started. That's why. So generally it's a no, but you can bring it with the permission of the court and you have to give a reason. Yes. It is depend on a valid reason. Yeah, right. So that's what I was saying कि हमें लिस्ट देनी पड़ती है पहली, और वो लिस्ट के हिसाब से ही चलता है सब, और नहीं तो This बाद में ऐड करना हो तो परमिशन ले सकते हैं। this particular application will go for the objection to the other side, and your other side मतलब is ये डिपेंड रहता है सर, मतलब ये डिपेंड रहता है सर, मतलब कि जज के ऊपर कि वो क्या करता है, वो उसको एडमिसिबल करता है कि नहीं करता है, अलाउ no करता है no कि no नहीं। no 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 no. This will go. This application for bringing any new witness will go for the objection to the other side, and there will be an argument between both the parties. And after hearing the parties as to why this particular witness is necessary, court will pass an order that court is allowing the witness to come before the court, or court is not allowing the witness coming before the court. It depends upon the argument of both the parties. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। प्रद्युमन, इसमें ना आपको वो कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे एडमिसिबिलिटी एविडेंस वगैरह की क्या होगी, वो एक अलग चीज है। व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट अ वेरी दिस प्रोसीजरल एस्पेक्ट कि कब हम विटनेस को ऐड कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, वो एक फिर अलग चीज हो जाती है। उसके ऊपर उसे बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है, रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके। यस सर। But for this purpose, I can only tell that there are so many judgments which are available, which will be in favor of calling the witness and not dropping the witness from calling them. हाँ, जनरली द कोर्ट अलाउज कि आप ज्यादा अपना सारी बात बोल सको, मगर अगर Yes, कोई टेढ़ा काम करने की कोशिश कर रहा होता है तो कोर्ट फिर डांट भी देती है। that's right. That's right. राइट। सो एनी मोर क्वेश्चंस?
One thing, Raghav, I want to, I got confused today while hearing your presentation. हाँ जी सर. Just one thing which you can repeat. I will give an example. Supposing at the time of writing on a affidavit or a declaration by somebody before the notary, and then one person, additional person apart from the deponent, also signed as a witness to that particular thing. But now what has happened is that the notary has expired and passed away. At the same time, the witness who signed is not traceable. Now, can we bring somebody who was present at that particular time when that particular notarization happened, and the person who saw that notarization happening and the witness signing, can we call that witness to say to the court that this notarization happened in his presence, he was present very much there? Yes, sir, And that person can come. You can bring him under section 65 जहाँ पे secondary evidence की बात होती है. वो बोलता है कि you can bring about a person who had himself seen and read. बंदे ने देखा भी होना चाहिए और वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा था. Then yes, it becomes a direct evidence, and you can use section 65 plus section 5960 जो direct evidence की बात करता है, and you can bring the person and he'll be relevant there. so that will be applicable even for other documents, like similar type of documents, that means to say. Yes, of course. That means the main section will be 65. हाँ, 65 का मैं आपको बता देता हूँ, इसका मेरे ख्याल लास्ट वाला ही है. सॉरी, 63 का 5. इट सेज द, जो बताता है ना सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स. देखो हम जानते हैं कि या तो प्राइमरी एविडेंस लाओ या सेकेंडरी लाओ, आपको वो बताने की जरूरत मुझे है नहीं. अब 63 हमें बताता है कि कौन कौन से सेकेंडरी हो सकते हैं. उसके अंदर पांचवा जो है वो बताता है कि ओरल अकाउंट्स ऑफ द ओरल अकाउंट्स, आप कह रहे हो ओरल अकाउंट्स के बारे में, ऑफ द Yes. कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट. कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आप कह रहे हो वो डॉक्यूमेंट है. Yes. given by some person who has himself seen it. और इसके साथ हम read भी पढ़ते हैं, himself seen and read it according to the precedents, कि बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, सिर्फ देखने से नहीं होता कि बंदे को पता होगा contents क्या है. Now if you are talking about a person who had seen it and you know that person was competent enough to see and read it, so in that Yes, case that person becomes a relevant person and his testimony becomes a relevant testimony. So you can That's bring very him up. so nice of you. So nice of you. Got it. Right, sir. Anybody else? अच्छा, इसके लिए सर वो भी देख सकते हो आप, सेक्शन 91 की इलस्ट्रेशन ई. No, section 91 की illustration E है. हाँ, इलस्ट्रेशन ई जो है वो बोलती है A gives B a receipt for money paid by B. Now oral evidence is offered of the payment. The evidence will be admissible. Now here it becomes admissible even though it is an oral evidence. So that means 63, 65 and 91, three sections are telling the similar kind of a thing. हाँ जी, 3 of these sections, इसके ऊपर 2-4 जजमेंट आप देख लोगे तो आप सपोर्ट कर पाओगे अपने मैटर को. Sure. Thank you so much. Thank you. Right, sir. Anybody else? Anything? No, sir. All right. Great talking to you all. Thank you so much. Have a great night, and I'll see you on the next Monday, I think. All right. Bye-bye. Thank you, sir. Good night. Okay, thank you, sir. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Bye-bye.